Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the next lecture, that is lecture number 4, Arrival of Europeans, and today we are going to talk about Britishers. ये flow I hope अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि we have started with the arrival of the Europeans in our country. In last 2 lectures we have already seen कि Portuguese India में आए and why they could not become successful in India because of their blue water policy and they were not interested in India as such. Apart from that, Dutch East India Company के बारे में भी हमने देखा. It was perhaps the first joint stock corporation of the entire world जो 1602 में बना था, and they also had an opportunity to seize the control of India. However, even Dutch were not interested in our country. They were more interested in Indonesia. And today we are going to move towards the next big entity which arrived in our country, that is Britishers. So Britishers were the third entity to arrive in our country, and apart from that, Britishers ultimately become the most successful entity in our country. तो ये सक्सेस जो ब्रिटिशर्स को मिला वो एग्जैक्टली क्यों मिला, इसी के ऊपर तो अगले 30 या 40 लेक्चर वी आर गोइंग टू ड्वेल, राइट. सो अप टू 1857 हम लोग को हर एक सक्सेसर रिबेल स्टेट भी देखना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, उनके रीजन ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखने हैं, एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स ने इनको कॉन्क्वेस्ट कैसे किया वो भी देखना है. बट कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होनी चाहिए. 17th सेंचुरी मतलब रफली 1700 तक क्या चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, एंड आफ्टर ये कंपनी बनी कैसी, ये लोग इंडिया में आए कैसे, और आने के बाद एग्जैक्टली ये लोग कर क्या रहे थे. तो इसकी इन्फॉर्मेशन है आज के लेक्चर में लेते हैं. बट अगेन जाने से पहले विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस पीपीटी ऑन टेलीग्राम ग्रुप, एंड सिंस दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर तो डाउट क्लियरेंस थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है. पहले के टाइम पे मैंने एंशिएंट का सीरीज जो वो लाइव लिया था, बट अब थोड़ा सा लाइव पॉसिबल नहीं है. तो अगर कोई भी डाउट रहेगा देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन. तो दोनों CSC विद साइनिल नागरे सेम ही चैनल्स है, तो यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर चैनल गाइज फॉर योर मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, एंड दिस पीपीटी का एक्सेस तो यू विल बी गेटिंग एट द टेलीग्राम ग्रुप. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं. फिर नाउ अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स की बातें जो थोड़ी बहुत करेंगे. नाउ अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री जो है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट हैज समथिंग टू डू विद द डच पीपल जो है, जिन्होंने 1594 एंड देयर आफ्टर 1598 में जो सक्सेसफुल वोयाजेस इंडोनेशिया में कैरी आउट किए, एंड देयर आफ्टर द प्रॉफिट दे हैव गॉट, ये काफी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है फॉर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री. ब्रिटिश प्राइड जो है, इट वाज कंसिडर्ड दैट इट गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ द डच एडवेंचर्स इन द ईस्ट, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स जो है इस पर्टिकुलर एडवेंचर में कूद गए. फॉर दैट पर्पस सबसे पहले जो है लेवांट कंपनी वॉज क्रिएटेड. ये लेवांट कंपनी पर ज़्यादा चल नहीं पाई. अल्टीमेटली लेवांट कंपनी के ही फाउंडर सर थॉमस स्माइथ, दिस इज बेसिकली द फोटो ऑफ सर थॉमस स्माइथ. ये थॉमस स्माइथ जो है उन्होंने एक और कंपनी बनाई, दैट इज इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट्स एडवेंचर. इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एडवेंचर, यही कंपनी लेटर ऑन गॉट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नाम था इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एडवेंचर. This company got created in September 1599 and thereafter September 1599 में जैसे ही ये कंपनी क्रिएट हो गई तो उसके बाद में दिस पीपल सेंट अ पिटिशन टू क्वीन एलिजाबेथ एट दैट टाइम डिमांडिंग राइट टू मोनोपोली ऑन द ईस्टर्न ट्रेड. राइट टू मोनोपोली ऑन ईस्टर्न ट्रेड इसी की वजह से थी बिकॉज थॉमस स्माइथ एंड thereafter his band of associate had created a company, बट उस जमाने में कंपनी बनाना काफ़ी रिस्की बिजनेस था. तो अगर कंपनी वाइल इन ब्रिटेन दे आर सर्चिंग फॉर अ न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया, देन ऑब्वियसली उनको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट तो मिलने ही वाला था, बट ये प्रॉफिट को मोनोपोलाइज भी तो करना है. अगर मोनोपोलाइज नहीं करोगे तो ये नए ट्रेड रूट ढूंढने का फायदा क्या. एंड दैट्स व्हाई दे सेंट अ पिटिशन टू क्वीन एलिजाबेथ कि भाई हम लोग को मोनोपोली राइट दे दो ऑन द ईस्टर्न ट्रेड, सिंस इन ब्रिटेन मल्टीपल अदर कंपनीज आर देयर. ब्रिटेन की कंडीशन डच जैसी तो थी नहीं. डच में हमने देखा था कि डच मोनार्क ने 1602 में जितनी भी ईस्टर्न ट्रेड वाली कंपनी उनको बैन कर दिया, एंड आफ्टर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दी थी, दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी. वैसा वाला पंगा यहाँ पे था नहीं. दिस पर्टिकुलर कंपनी वाज ड्रिवन बाय एन इंडिविजुअल पर्सन सर थॉमस स्माइथ, एंड ये सर थॉमस स्माइथ जो ही वाज एन ऑडिटर ऑफ लंदन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. मेयर के नीचे वाली पोजीशन थी मेयर ऑफ लंदन, एंड उसके नीचे नीचे पोजीशन आती है ऑडिटर ऑफ लंदन. तो ही वाज बेसिकली ऑडिटर ऑफ लंदन, एंड दैट्स वाई जैसे ही पिटिशन गया तो एट दैट टाइम क्वीन जो थी उनकी, शी वॉज बेसिकली बिजी इन सर्टन अदर मैटर्स, दैट इज स्पेनिश पीस टॉक चल रहे थे उसमें. अल्टीमेटली रिप्लाई आते आते हो गया सितंबर 1600. फाइनली सितंबर 1600 में क्वीन एंड आफ्टर थॉमस स्माइथ इनके बीच में निगोशिएशन चालू हो गए, एंड इट वॉज प्रिसाइजली 31st of December
1600 क्वीन ग्रांटेड रॉयल कार्टर ऑफ मोनोपोली फॉर 15 ईयर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 15 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी। एंड ओनली आफ्टर रिसीविंग एन अश्योरेंस फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ दैट दे विल बी गेटिंग मोनोपोली ऑन द एंटायर ईस्टर्न ट्रेड, फाइनली ये लोग जो है बेसिकली इंडिया के लिए नए ट्रेड रूट ढूंढने निकल पड़े। पोर्तुगीज वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस ट्रेड रूट, इवन डच पीपल वर अवेयर ऑफ दिस ट्रेड रूट, बट ब्रिटिशर्स वर न्यू एंटिटी इन दिस एंडिएवर। एंड न्यू एंटिटी इन्होंने ऐसा नहीं पहले ट्राई नहीं किया था। इवन लेवेंट कंपनी विच वॉज क्रिएटेड बाय सर थॉमस माइथ, ये कंपनी जो है उसने भी मल्टीपल एडवेंचर्स करके रखे थे। एंड फिर मल्टीपल एडवेंचर्स में रॉबर्ट फिंच नाम का एक बंदा है हु इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ब्रिटिशर टू अराइव इन आवर कंट्री समवेयर अराउंड 1591। तो ही पर्टिकुलर पर्सन, उसको भी लेवेंट कॉर्पोरेशन ने ही पैट्रोनाइज किया था। एंड लेवेंट कॉर्पोरेशन ने रॉबर्ट फिंच को पैट्रोनाइज करना। रॉबर्ट फिंच हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1591। जैसे ही सूरत में आया, सूरत में आने का उसको लोकल मुगल के एम्पायर जो गवर्नर थे उन्होंने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करके अल्टीमेटली एम्पायर अकबर के पास भेजना चाहा, बट मीनवाइल ये बंदा जो है रॉबर्ट फिंच एस्केप, उसकी स्टोरी कुछ अलग है, कभी और फिर। बट इन एनी केस दे वर ऑलरेडी ट्राइंग फॉर इट, बट उनको एक सही रूट जो है इंडिया के लिए मिल नहीं रहा था। इवन रॉबर्ट फिंच हु हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री, वो सी रूट से नहीं आया था, वो लैंड रूट से आया था। एंड लैंड रूट्स वर बाय एंड लार्ज वेर अवेयर टू दिस पीपल। इनको पता था लैंड रूट इंडिया में कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं। बट प्रॉब्लम ही वही था ना कि अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद, ऑटोमन टर्क के बाद, फिर ये वाला एरिया दैट इज लैंड रूट वाला एरिया जो है इट वाज क्वाइट क्लोज्ड। वहाँ से आप ट्रेड कैरी आउट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको समुंदर से नए रास्ते ढूंढने थे। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली जैसे ही इन लोगों को मोनोपोली राइट मिल गए, इन्होंने एडवेंचर्स जो है चालू कर दिए। इसमें टोटल 4 एडवेंचर हम लोग को दिखाई देते हैं। फर्स्ट एडवेंचर वॉज अंडरटेकन बाय सर जेम्स लैंकास्टर सॉरी। बट ये वाला जो एडवेंचर जो है ये ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया। इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू इंडिया दे वेंट टू इनटू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हम पहले ही देख चुके हैं, इस टाइम तक डच मोनोपोली एस्टैब्लिश हो चुकी थी। एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे भी उनको ज़्यादा कुछ हाथ में नहीं लगा, दे हैड टू कम बैक। देयर आफ्टर फिर सेकेंड जो है बेसिकली एडवेंचर ये सर हेनरी मिडल्टन ने किया हुआ था 1604 में, बट ये वाले एडवेंचर को भी फेलियर ही मिला। ये तो इंडोनेशिया तक भी नहीं पहुंच पाए, मिडवे में लॉस आउट हो गए एंड अल्टीमेटली हैड टू रिटर्न बैक। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एडवेंचर। एंड फिर ये जो थर्ड एडवेंचर है जनरल विलियम किलिंग के अंडर हुआ था। ही वॉज द कैप्टन एक्चुअली ऑफ द मेन शिप दैट इज रेड ड्रैगन, और इन्हीं के अंडर 2 और शिप थी। एक थी हेक्टर अंडर कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड देयर आफ्टर कंसेंट अंडर कैप्टन डेविड मिडल्टन। तो इसमें से जो हेक्टर नाम का जो शिप है, दिस पर्टिकुलर शिप जिसके ऊपर कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, इट अल्टीमेटली अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1608। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है वो अगर किसी को जाता है देन दैट इज कैप्टन विलियम हॉकिंस। अल्टीमेटली कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत में लैंड हुए। सूरत में उन्होंने 1608 में ही फैक्ट्री बना दी थी। एंड दैट्स ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट फैक्ट्री विच वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन आवर कंट्री इज सूरत। सूरत में फैक्ट्री बनाने के बाद लोकल मुगल गवर्नर ने उनको बोला कि जहांगीर से जाके परमिशन लेके आओ। 1608 में ही फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस वेंट इनटू आगरा, जहांगीर मिला नहीं। एंड अल्टीमेटली ये बंदे से ना मिलने की वजह से ही दिस पर्सन विलियम हॉकिंस स्टेड अराउंड आगरा, दिल्ली वाला एरिया फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर। फाइनली 1611 में जहांगीर ने इसको कोर्ट में भी बुलाया और अपने एक अर्मेनियन कॉन्क्यूबाइन मतलब अर्मेनियन प्रोस्टिट्यूट इसको गिफ्ट में दे दी। अल्टीमेटली इसके साथ फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस ही वाज सो हैप्पी विद दैट गेस्चर कि वो अर्मेनियन बंदी को लेके ये जो बेसिकली सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गए। तो इवन कैप्टन विलियम हॉकिंस इवन दो ही हैड डिस्कवर्ड एंटायर ट्रेड रूट टू इंडिया फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके लिए बेसिकली और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना सिग्निफिकेंट लैंडमार्क नहीं था बिकॉज कोई ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन नहीं हो पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन इन 1615 अल्टीमेटली अनदर पर्सन वाज सेंट। एंड फिर ये 1615 में जो बेसिकली दूसरा बंदा भेजा था उसकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही है। एज आई टोल्ड यू 1608 में ही फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत बन चुकी थी। एंड उसके बाद में विलियम हॉकिंस के तो गायब हो गए सेंट्रल एशिया के साइड में। तो उसके बाद में 1615 फास्ट फॉरवर्ड, जो 1600 में रॉयल कार्टर मिला हुआ था वो 15 ईयर्स के लिए मिला था। एंड दैट्स अ कंपनी सॉट रिन्यूअल ऑफ दिस एंटायर रॉयल कार्टर। एंड ये रिन्यूअल के चक्कर में ही 1615 में कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ब्रिटिश मुनाक को ही रिक्वेस्ट कर दी कि भाई जहांगीर जो है हम लोगों से मिल नहीं रहा है तो आप ही कुछ करो। तो फाइनली उस टाइम पे किंग जेम्स थे। किंग जेम्स ने अपने कोर्ट में से एक बंदा दैट इज सर थॉमस रो,
जहांगीर के पास भेज दिया। एंड सर थॉमस रो अल्टीमेटली मेड विद जहांगीर, एंड जहांगीर से मिलने के बाद जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट कंसेशन इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ले लिया। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर फ्रॉम 1615 टू 1618 फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर। इसके बीच में सबसे पहले जो आगरा वाली फैक्ट्री बनी हुई थी, सॉरी सूरत वाली फैक्ट्री बनी हुई थी, उसको तो परमिशन इन्होंने ले ही ली थॉमस रो ने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच जो है वो बनाने की परमिशन भी सर थॉमस रो ने जहांगीर से ऑब्टेन कर ली। एज फार एज साउथ इज कंसर्न, देन साउथ में इनकी जो पहली फैक्ट्री जो है दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज मसूलीपट्टनम। ये साउथ की पहली फैक्ट्री मानी जाती है, नॉट इन इंडिया। एंड साउथ की जो पहली फैक्ट्री है उसका क्रेडिट भी सर थॉमस रो को ही जाता है। व्हेन थॉमस रो हैड विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो उन्होंने अपना एक लेफ्टिनेंट था कैप्टन हिप्पॉन, इसको गोलकोंडा के कोर्ट में भेजा था। एंड गोलकोंडा के कोर्ट में जाके इट वाज कैप्टन हिप्पॉन जिन्होंने 1616 में ये पूरा का पूरा मसूलीपट्टनम वाला जो एरिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ओपन अप करवाया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री जो है हमको यहाँ पे दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 1626 में आर्मागांव वाली फैक्ट्री, 1639 में दे गॉट मद्रास ऑन लीज। मद्रास was basically obtained by the Britishers under Sir Francis Day। तो फ्रांसिस डे जो है उन्होंने बेसिकली मद्रास वाला एरिया जो है लोकल नायक रूलर थे उस टाइम पे मद्रास में, उनसे खरीदा। एंड thereafter यहाँ पे एक नई सिटी दैट इज मद्रास सिटी जो है वो डेवलप भी कर दी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्ट सेंट जॉर्ज भी जो है एस्टेब्लिश कर दिया। एंड वैसे ही फिर बॉम्बे आइलैंड वाज ऑब्टेन बाय दी ब्रिटिशर्स इन 1661। 1661 में जो ब्रिटेन के जो रेनिंग किंग थे दैट इज प्रिंस चार्ल्स, उनके साथ है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो पोर्तुगीज की क्वीन थी, इन दोनों का मैरिज हुआ। एंड एज अ डाउरी पोर्तुगीज ने बॉम्बे वाला एरिया दे दिया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली इस एरिया डिस्कवर करते करते 6 साल और लगे। एंड फाइनली इन 1668 ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दिस एरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये टास्क दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एरिया जो है एक्वायर कर लिया। एंड एक्वायर करने के बाद ऑन द लीज ऑफ 10 पाउंड पर ईयर ये वाला जो एरिया है ब्रिटिश मोनार्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एंड दैट इज हाउ दे ऑब्टेन बॉम्बे। तो बॉम्बे एंड मद्रास लेटर ऑन वेर गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट सिटीज फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिशर्स की कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इंडिया में देखेंगे तो दोनों में बात करेंगे कि वाई मद्रास, वाई बॉम्बे एंड आफ्टर वाई बंगाल। बट ये इनिशियल लेवल के डेवलपमेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। दिस इज बेसिकली द फोटो ऑफ द इंडिया हाउस। इंडिया हाउस जो है बेसिकली हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड यू कैन क्लियरली सी द कंडीशन ऑफ इंडिया, हाउ मच पिटिएबल इट वाज कि 1857 में जब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला गया तब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ओनली 35 सेक्रेटेरिएट स्टाफ था। तो मतलब 35 सेक्रेटेरिएट स्टाफ के साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा इंडिया जो है मैनेज कर रही थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिया हाउस। बट इन एनी केस ईस्ट में इन्होंने ओडिशा में हरिपुरा बालासोर वाले एरिया में 1633, thereafter 1651 में they also got हुगली वाला एरिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1690 में फाइनली दे रिसीव द जमींदारी ऑफ द सतनौती फर्स्ट एंड सतनौती के साथ साथ कालीकत एंड गोविंदपुर बाय 1698, जहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। एंड दैट इज ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ये 3 एरिया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। सिक्वेंशियल मैनर में भी याद रखो कि सबसे पहले सूरत था, फिर मसूलीपट्टनम आया, देर आफ्टर मद्रास, देर आफ्टर बॉम्बे एंड देर आफ्टर फिर कैलकाटा। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस भी आपको है याद रखना है। एंड टॉकिंग ऑफ फैक्ट्री, देन फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन सेम ही था। जैसे डच का हमने देखा था कल वाले लेक्चर में, तो डच में हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि कैसे डच जो है उन्होंने इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरे के पूरे इंडिया को बताने का या फिर दुनिया को बताने का काम किया था। एंड इट वाज डच एडमिनिस्ट्रेशन जिसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रियलाइज हुआ कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री एंड सेंट्रलाइज कंपनी कैसे कैरी आउट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हम लोग को यहाँ पे एक लंदन में बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है। एंड सिंस फॉर ब्रिटिशर्स इंडिया वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्री, तो इंडिया में फैक्ट्री बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है दिखाई देता है। जैसे डच का भी इंडिया में फैक्ट्री बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, काउंसिल हेडेड बाय गवर्नर एंड फैक्टर, वैसे ही वो रिपोर्ट करती थी जकार्ता में बैठा हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। एंड जकार्ता रिपोर्ट करता था फिर नीदरलैंड में बैठा हुआ जेंटलमैन 17 को।
यहाँ पे बस आपको इंडिया को ही डायरेक्टली लेके आना है। तो लंदन एंड इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे कैरी आउट होता था देखते हैं। सबसे पहले लंदन में बैठे हुए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एज आई टोल्ड यू, दिस पर्टिकुलर कंपनी वाज क्रिएटेड बाय सर थॉमस स्माइथ। तो थॉमस स्माइथ जो है उन्होंने पहले ही लेवांट कॉर्पोरेशन जो है वो बना के रखा था। एंड ये लेवांट कॉर्पोरेशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इवन व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था इंडिया से माल लंदन में लेके जाना, लंदन से माल अक्रॉस यूरोप में बेचने का काम जो है 1857 तक लेवांट कॉर्पोरेशन ही कर रहा था। तो लेवांट कॉर्पोरेशन एज वेल एज ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों वेर ब्रेन चाइल्डेड बाय सर थॉमस स्माइथ। एंड लेवांट कॉर्पोरेशन इनिशियल पीरियड में जब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तब जाके सर थॉमस स्माइथ ने लेवांट कॉर्पोरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए जो है एक और कंपनी बनाई, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 15 मेंबर थे। एंड ये 15 मेंबर जो है उसमें से 7 मेंबर ऑल्सो हैड द डायरेक्टरशिप ऑफ द लेवांट कॉर्पोरेशन। सो ये दोनों एस्पेक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स के अंडर जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अब जो आपको दिखाई देगा वो सिग्निफिकेंट था। ब्रिटिशर्स रफली गैदर्ड 22 पीपल इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, एंड ये 22 फाइनेंसर्स ने रफली 30,000 पाउंड जो है ये बेसिकली 1600 में जमा करके कंपनी को दिए थे। एंड यही 30,000 पाउंड से ये कंपनी चालू हुई एंड अल्टीमेटली इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया जो है वो कैप्चर भी किया। बट इन एनी केस, अगर हम लोग लंदन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज देयर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या धीरे धीरे बढ़ के 24 के अप्रॉक्सीमेटली हुई। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज यही वाला नंबर थोड़ा सा याद रखोगे, 24 वाज बाय एंड लार्ज एवरेज नंबर। तो 24 डायरेक्टर्स वेर देयर। तो एक 24 डायरेक्टर्स में थे इसमें पहला गवर्नर एंड आफ्टर एक डेप्यूटी गवर्नर भी थे। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कंपनी सर थॉमस स्माइथ हिमसेल्फ, द फाउंडर ऑफ द कंपनी, वही बेसिकली इसके पहले गवर्नर भी थे। तो एक गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है एंड 24 मेंबर है। ये है इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड करने का राइट शेयर होल्डर को होगा। एंड दैट्स शेयर होल्डर की भी एक बॉडी हमको दिखाई देती है, दैट इज कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर में हर एक शेयर होल्डर का राइट रहेगा एंड हर एक शेयर होल्डर के पास 1 वोट रहेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन से दैट एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन बनाने का जो क्रेडिट है अर्लीस्ट लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जाता है। सेम फंक्शन जो है इवन डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्तेमाल कर रही थी, बट डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने देखा कि गवर्नमेंट की एक मोनोपोली हम लोग को दिखाई देती है। दिस वॉज अ प्योर प्राइवेट बॉडी। थॉमस स्माइथ ने एक प्राइवेट बॉडी बनाई थी और ऐसी 1000 प्राइवेट बॉडी जो उस टाइम पे लंदन में इसके बाद में बननी चालू हुई थी। तो उसमें से ये सबसे सिग्निफिकेंट बॉडी। देयर आफ्टर फिर मेंबरशिप ऑफ द कंपनी वो सिर्फ शेयर होल्डर्स ही आपको नहीं मिलेगी। इफ यू आर अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, आपने एक सर्टन फी भरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे प्रोविजन भी थे। एंड पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी के जितने भी ऑफिशियल है उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर जो है वो कंपनी की ही रहती थी। तो कंपनी का जो लंदन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। वो सिग्निफिकेंट इसी वजह से था बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी थी जो शेयर होल्डर पे चलती थी। जैसे इनके पास पैसे कम हुए, मार्केट में शेयर इशू करो एंड मोर नंबर ऑफ द मनी, मोर नंबर ऑफ द पीपल जो है कंपनी से जोड़ो। ये एस्पेक्ट की वजह से कंपनी में एक वाइड स्प्रेड करप्शन भी फैला एंड कंपनी ने लंदन में भी करप्शन किया, जिसकी बात लेटर ऑन हम लोग करेंगे ही व्हेन वी विल गो टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773। तब देखेंगे कि कंपनी से एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम थे एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर क्यों करना पड़ा। बट लंदन बेस्ड बॉडी वॉज टू पावरफुल। धीरे धीरे अब इनके पास पैसा भी आने वाला था और इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था शेयर होल्डर का। एंड शेयर होल्डर बेसिकली मतलब अपने शेयर बेच के इन्होंने लंदन के इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन अपने जेब में जो है कर लिए थे, जिसके ऊपर इनका एक स्कैंडल भी हुआ 1793-94 में। अल्टीमेटली 1793-94 में से एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसको अरेस्ट भी किया गया था इसके बारे में लेके, तो लेटर ऑन देखेंगे। देयर आफ्टर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अगर रहेगा तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अगेन जैसे डच ने डिवाइड करके रखा था कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अलग एंड देयर आफ्टर साउथ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग, वैसे ही हमको दिखाई देता है। तो बंगाल में एक फैक्ट्री है एंड देयर आफ्टर मद्रास में एक फैक्ट्री है। दोनों में हम लोगों को एक काउंसिल दिखाई देती है। काउंसिल इज बेसिकली हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल, और इसको आप गवर्नर भी बोलोगे। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल को ही गवर्नर भी बोला जाता था एंड इसके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं थे। ये बंदा जो है बेसिकली सिर्फ एज अ नॉमिनल हेड ऑफ द बॉडी हुआ करता था, बट डिसीजन जो हमेशा मेजॉरिटी से ही लिए जाते थे।
एंड ऐसी दो बॉडीज हमको दिखाई दी है, मद्रास एंड मद्रास के बाद में फिर कैलकाटा। धीरे धीरे पावर जो है इंडिया की सारी कैलकाटा में कॉन्सेंट्रेट होने वाली थी बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार एंड कंसिक्वेंटली द ट्रेजरी ऑफ बंगाल जो बॉम्बे एंड मद्रास से काफ़ी ज़्यादा थी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम इंडिया, ये तो आपको पता ही रहेगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेटर ऑन इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट पे जाएंगे तब। अब कंपनी के रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मुगलों से नहीं थे। कंपनी के रिलेशन वर्चुअली ईच एंड एवरी पावर इन इंडिया उनके साथ थे। दे हैड गुड रिलेशन विद मराठा, गोलकोंडा ऑल्सो, दक्खनी सल्तनत ऑल्सो एंड मुगल्स ऑल्सो। हाउएवर आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ मुगलों के साथ इनके रिलेशन है, वही हम लोग को देखने हैं, बिकॉज लेटर ऑन फ्लो विल बी लाइक दैट ओनली, कि हम लोगों को हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट में जाना है एंड उनके ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन कैसे थे वो देखना है, बिकॉज हर एक स्टेट को ब्रिटिशर्स ने तो हराया है। तो दैट्स आज के टाइम पे सिर्फ मुगल, रेस्ट ऑफ द स्टेट विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन। तो अगर मैं बेसिकली इंग्लिश एंड मुगल्स की अगर बात करूं, देन इंग्लिश एंड मुगल का सबसे पहला कॉन्टैक्ट जो है वो 1608 में ही आया था। एज आई टोल्ड यू, व्हेन कैप्टन हॉकिन ही विजिटेड जहांगीर कोर्ट, बट जहांगीर जो है इनसे मिले भी नहीं। 3 साल के लिए कैप्टन हॉकिन वॉज वेंडरिंग अराउंड आगरा, दिल्ली। अल्टीमेटली जहांगीर ने ऑडियंस दिया, बट ऑडियंस देने के बाद जो इसको एक अर्मेनियन बंदी गिफ्ट में दे दी, विलियम हॉकिन उसको लेके चले गए। तो इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो दैट्स फिर 1615 में सर थॉमस रो, हु वाज बेसिकली द एजेंट ऑफ द किंग्स जेम्स द सेकेंड ऑफ ब्रिटेन, एंड किंग जेम्स के जो एजेंट है थॉमस रो, तो दैट्स इनको कोर्ट में ऑडियंस भी मिला। एंड ऑडियंस मिलने का ये 3 साल कोर्ट में रहे भी, जिसमें उन्होंने पहली एस्टेब्लिश जो सूरत वाली फैक्ट्री है जो 1608 में बनी थी उसके लिए भी परमिशन लाई। एंड दर आफ्टर इसके साथ साथ आगरा, भरूच एंड दर आफ्टर सराउंडिंग एरिया में कुछ और फैक्ट्री की परमिशन भी इन्होंने ऑब्टेन की। इन्होंने ही, थॉमस रो ने ही अपना एक और कैप्टन हिप्पॉन कहाँ भेजा था, गोलकोंडा रूलर के पास। एंड विद द परमिशन ऑफ द गोलकोंडा रूलर 1615 में मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री जो है वो भी इन्होंने बनाई थी। तो वो सीक्वेंस हमेशा याद रखना, सूरत, मसूलीपट्टनम, देयर आफ्टर फिर मद्रास, देयर आफ्टर बॉम्बे एंड देयर आफ्टर कैलकाटा। ये इनके सीक्वेंस रहे हैं जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले जो है डिस्कस भी किए। देयर आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाह शुजा, नाउ शाह शुजा जो है ही वॉज बेसिकली द सन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे। ये 4 बेटों में से बेसिकली जो उसका सबसे फेवरेट बेटा था दैट इज दारा शुको, ही वॉज सिटिंग इन दिल्ली, बट उसके बाकी के जो 3 बेटे थे उनको आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर पे भेजा गया था, जिसमें से शाह शुजा वॉज गिवन चार्ज ऑफ द बंगाल, मुराद वॉज गिवन चार्ज ऑफ गुजरात एंड आफ्टर औरंगजेब वॉज गिवन चार्ज ऑफ दक्खन। तो 3 बेटे तो आउटस्कर्ट में ही बैठे हुए थे। एंड इसी पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने शाह शुजा के साथ दोस्ती बढ़ाई, शाह शुजा को पैट्रोनाइजेशन भी दिया। एंड इन रिटर्न शाह शुजा ने जो है बेसिकली कंपनी के लिए 2 निशान इज बेसिकली द फरमान दैट इज इशूड बाय रॉयल प्रिंस, तो 2 निशान जो है दे दिए, मतलब 2 रॉयल फरमान दिए। रॉयल फरमान अगर प्रिंस से जा रहा है देन ऑब्वियसली उसको आप निशान बोलोगे। तो पहला वाला जो निशान जो था ऑब्वियसली उसमें इन लोगों को क्या मिला कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो है वो मिले, मतलब आप बंगाल में आओ, ट्रेड करो, इन रिटर्न आपको फिक्स सम जो है 3000 रुपीज़ का देना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर 1656 में बेसिकली कंपनी को जो है बेसिकली कस्टम ड्यूटीज जो है वो दिए बिना बंगाल में एंट्री जो है अलाउड कर दी थी। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोविजन थे। हाउएवर ये प्रोविजन ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं, बिकॉज शाह शुजा जो है ही अल्टीमेटली वॉज डिफीटेड बाय 1661 बाय औरंगजेब। ही हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया, हमने देखा भी था कि भाग गया एंड अल्टीमेटली म्यांमार में मारा गया। देयर आफ्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब बंगाल वाला एरिया 1662 ऑनवर्ड जो है शाइस्ता खान के अंडर आया। एंड शाइस्ता खान वॉज द पर्सन हु कैरी आउट इलेबोरेट अरेंजमेंट ऑफ द ट्रेड फॉर बंगाल। शाइस्ता खान वॉज द पर्सन जिसने बंगाल की जो सॉल्ट पीटर वाली जो ट्रेड है उसको मोनोपोलाइज भी किया था। एंड यही सॉल्ट पीटर में इवन कंपनी वॉज इंटरेस्टेड एंड दैट्स शाइस्ता खान के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए। एंड सॉल्ट पीटर की ट्रेड को जो शाइस्ता खान ने मोनोपोलाइज किया था, ये सॉल्ट पीटर शाइस्ता खान से खरीदने का काम कंपनी ने चालू किया। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि सॉल्ट पीटर होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ रॉ मटेरियल ऑफ द गन पाउडर, जिसको लोकल लैंग्वेज में मिर्ची कूट भी बोला जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वॉज बिहार। तो सॉल्ट पीटर का ट्रेड जो बंगाल से काफ़ी सिग्निफिकेंट था। इट वॉज लेटर ऑन जब कंपनी ने पूरा का पूरा बंगाल कैप्चर किया एंड बंगाल के साथ बिहार उड़ीसा वाला एरिया, तब जाके कंपनी ने यहाँ पे ओपियम एंड आफ्टर इंडिगो डेवलपमेंट है चालू किया।
बट बंगाल वाला एरिया, बिहार वाला एरिया फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ सॉल्ट पीटर के लिए हमेशा फेमस रहा है। देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स ने 1680 टू 88 टू 90 के बीच में गलती भी की। ये गलती जो है बेसिकली लंदन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की थी। लंदन में एक नए गवर्नर आ चुके थे कंपनी के, जिनका नाम था सर जोसाया चाइल्ड। एंड सर जोसाया चाइल्ड जो है, उन्होंने एक डेयरिंग एडवेंचर ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। डायरेक्टली क्या किया था, और ऑर्डर दे दिए थे कि भाई हम लोगों को अब जाके जो है मुगलों के साथ पंगे लेना और मुगलों को हरा के इंडिया को कैप्चर करना है। बट ऑब्वियसली टाइमिंग वॉज वेरी वेरी इल मैनेज। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1689 इन्होंने जो सोचा था कि औरंगजेब वॉज बिजी इन दक्कन, औरंगजेब यहाँ से फ्री हो चुका था। 1686, 1687 he had defeated first Golconda and first Bijapur and thereafter Golconda. By 1689 he had even captured and defeated Sambhaji, and that's why दक्कन वाले एरिया में औरंगजेब की सुप्रीमेसी अब क्लियर हो चुकी थी। एंड इसी पीरियड में कंपनी ने बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। औरंगजेब हिमसेल्फ मार्च फ्रॉम दक्कन टू बंगाल, एंड जब औरंगजेब खुद खड़ा रहेगा बंगाल में, देन कंपनी जो है उसके सामने काफ़ी बौनी थी। अभी तक ब्रिटिशर्स की पावर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी कि मुगलों की सुजराइनिटी को डायरेक्टली चैलेंज करे। बैटल ऑफ हुगली जो 1689 में ही हुआ, उसमें कंपनी हैड टू फेस अ डिजास्ट्रस डिफीट। अल्टीमेटली जोसाया चाइल्ड को जो है एक बेसिकली माफ़ीनामा भेजना पड़ा, मर्सी पिटिशन भेजनी पड़ी, विच वॉज लेटर ऑन एक्सेप्टेड बाय औरंगजेब। एंड औरंगजेब ने फिर 1.5 लाख रुपए के फाइन के ऊपर कंपनी को वापस से बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन है वो दे दी। अगेन यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि इंडियन के रूलर जो थे उनके लिए ये ब्रिटिशर्स या फिर फॉरेनर थे, दे वर नेवर अ थ्रेट फॉर इंडियन रूलर। दिस पीपल वर गुड बिकॉज दे वर गिविंग एन एडिशनल रिसोर्सेज टू द स्टेट। ये एक ऐसे एरिया में ट्रेड कर रहे थे जहाँ पे इंडियन रूलर जो है कभी जा ही नहीं पा रहा था। एंड ऐसा इंडियन रूलर के लिए ये लोगों का अपने एरिया में रहना सिग्निफिकेंट था, बिकॉज आपके एरिया से निकाल दोगे तो ये कोई और एरिया में चले जाएंगे। इंडिया में कंट्रीज की कमी थोड़ी ना थी उस टाइम पे, एंड कोई दूसरे स्टेट में चले गए तो आपके लिए वो रेवेन्यू लॉस रहेगा। एंड दैट्स औरंगजेब ऑल्सो थॉट ऑन द सेम लाइन, एंड ही वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रंच बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये हम लोगों ने अब मिडियल इंडिया के लास्ट लेक्चर में देख भी लिया था। एंड दैट्स औरंगजेब जो ही अलाउड देम टू रूल अगेन। एंड फाइनली 1717 का जो गोल्डन फरमान आया हुआ था, वो तो हम लोग को लेटर ऑन इलेबोरेटली देखना ही है कि गोल्डन फरमान में जो राइट टू इशू दस्तक मिले कंपनी को, उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट बंगाल के ऊपर पड़ा। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर बैटल ऑफ प्लासी एज वेल एज बैटल ऑफ बक्सार, बट दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड ऑफ टाइम। बट कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, डच लाइन के ऊपर ही कंपनी का सारा गेम जो है चल रहा था। इन द सेंस दैट की कंपनी बाय द टाइम इट एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, बीजापुर एंड गोलकोंडा इतने सिग्निफिकेंट पावर बचे नहीं थे, तो मुगल बेसिकली वेर ऑन दी एसेंडेंस। एंड ऐसा कंपनी ने मुगलों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे थे और अपने लिए ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो है सिक्योर करके रखे। इसका ह्यूज फायदा कंपनी को हुआ, बिकॉज जो ट्रेड नेटवर्क कंपनी का बिल्ट हुआ विद इन इंडिया, इट कुड नॉट बी मैच इवन बाय डच। डच लोग जो है अभी भी इंडोनेशिया में जो है स्पाइस ट्रेड के ऊपर लगे हुए थे। एंड दैट्स वाई इंडिया का जो एक्चुअल ट्रेड जो है वो धीरे धीरे कंपनी के अंडर आना चालू भी हो गया। एंड दैट्स वाई वी नीड टू सी कि ऐसे कौन से फैक्टर थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में इतने सक्सेस होने के लिए, कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1700 इट वाज क्वाइट क्लियर कि इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो रहेगी। और इसको चैलेंज जो है बेसिकली कौन करने वाले हैं, तो इसको चैलेंज जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रांस करने वाला है। क्यों फ्रांस करने वाला है? बिकॉज पोर्तुगीज तो नॉट इवन इंटरेस्टेड इन इंडिया, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। एंड इवन अगर हम लोग डच लोगों की बात करें तो एज अर्ली एज 1667 में ही डच कंपनी ने ये क्लियर कर दिया था कि दे वर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया, एंड फॉर दैट पर्पस एग्रीमेंट वाज आल्सो साइन विद द होम गवर्नमेंट। तो इट वाज ओनली फ्रांस जो 1674 के अराउंड इंडिया में आई, तो उनके साथ जो है बेसिकली कंपनी के जो रिलेशन, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशन खराब हुए। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश, ये एक राइवलरी जो हमको इंडिया में देखने को मिली। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1700 जो होल्ड कंपनी ने इंडिया के ऊपर बना के रखा था, उसके ऐसे क्या रीजन थे वो भी तो हमको देखने पड़ेंगे। तो ये रीजन जो है बेसिकली अगर देखें तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, विच वॉज बाय एंड लार्ज ऑन द लाइन ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ। बट नो मैटर वॉट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इसमें प्ले किया। लंदन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का एंड आफ्टर इंडिया बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का, दे वर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर प्रॉफिट। Why? Because they had elaborately made use of the debt market of London.
डेट मार्केट मतलब कंपनी को जब जब पैसे कम पड़े तब तक कंपनी ने जो बेसिकली अपने शेयर मार्केट में बेचे एंड देयर आफ्टर पैसे उठाए। बट जब आप शेयर बेचोगे, आप ज़्यादा शेयर होल्डर बनाओगे, तो उनको शांत करने के लिए आपको हर साल प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स अ कंपनी वाज ऑलवेज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव। ये वाला एस्पेक्ट हम लोगों को डच में भी ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, बिकॉज डच के ऊपर गवर्नमेंट कंपनी का एक होल्ड था। ये वाला एस्पेक्ट हमको इवन पोर्तुगीज में नहीं दिखाई दिया, बिकॉज पोर्तुगीज कंपनी भी बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट की कंपनी ही थी। और लेटर ऑन देखेंगे कि ये वाला एस्पेक्ट इवन हम लोगों को जो है फ्रांस में भी नहीं दिखाई दिया, बिकॉज इवन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी। कॉलबर्ट, द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द बर्बन डायनेस्टी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई ये दो फैक्टर को अगर कंबाइन करें तो कंपनी के पास और कोई चारा ही नहीं था कि दे शैल ब्रिंग ऑन मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, अगर उनको सवाई होना है। और इसके साथ साथ जो है कंपनी के पास नेवल सुपीरियरिटी एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी भी थी। द पीरियड ऑफ द एंटायर 17th सेंचुरी जो है, ये 17th सेंचुरी का पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, जिससे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो चालू हो गई थी। एंड यही पीरियड के बाद में बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1750 ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चालू हो गया था। तो ये जो बेसिकली रेवोल्यूशनरी पीरियड है 1668 से लेकर 1750 के बीच में, इसमें ब्रिटेन की नेवल पावर भी बढ़ी एंड नेवल पावर के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है उसके मैनुअल भी ब्रिटेन में आने चालू हो गए। एंड फॉर दैट पर्पज ब्रिटेन जो है दे वर नाउ एट द फोरफ्रंट ऑफ द वर्ल्ड सुप्रीमेसी। फोरफ्रंट ऑफ द वर्ल्ड सुप्रीमेसी मतलब ब्रिटिशर्स ने अब धीरे धीरे करके जो है पोर्तुगीज एज वेल एज डच लोगों की जो सुप्रीमेसी थी इंडियन ओशन के ऊपर, उसको भी ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के ही मर्सिनरी सोल्जर उठा के उनको ट्रेन करके इंडिया के खिलाफ एंड आफ्टर फॉरेन पावर के खिलाफ यूज करना जो है वो भी इन्होंने चालू किया। तो डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड आफ्टर नेवल सुपीरियरिटी, ये भी ब्रिटिशर्स के सक्सेसफुलनेस के कुछ रीजन जो है बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1700 माने जाते हैं। एंड आफ्टर फिर लैक ऑफ विजन जैसा एक हाथ दूसरा पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब हैड ऑलरेडी डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी इनको भगा देना चाहिए था। बट एज आई टोल्ड यू इन द ओरिएंटेशन सेशन ऑल्सो एंड इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो कि इंडियन रूलर्स वर नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली रेवेन्यू लॉस है वो। अगर वो ट्रेड अगर आपके अंडर नहीं है, अगर वो ट्रेड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू डू नॉट हैव द वेयरविटल टू एंटर इनटू दैट ट्रेड, तो जो बंदा कर रहा है वो आपको एक हेफ्टी सम दे रहा है, अच्छा खासा जो क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, आप उसको किल नहीं करना चाहोगे। एंड औरंगजेब के बारे में तो ये ज़्यादा ट्रू था, बिकॉज ही वॉज बेसिकली नेक डीप इन फाइनेंशियल ट्रबल बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1619। बट 1690 तक भले ही औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, पर हराने के बाद उसको निकाला नहीं, तो इट वॉज अ लैक ऑफ विजन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन रूलर। तो ये वाला एक पॉइंट जो बेसिकली आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड दैट सम्स अप टुडेज सेशन। आज हम लोगों को बस इतना ही देखना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जैक्टली एस्टैब्लिश कैसे हुई, एस्टैब्लिश होने के बाद जो है बेसिकली इनिशियल पीरियड में इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे बनाई, इसका बस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको ठीक से याद रखना है। एंड आफ्टर इन्होंने मुगलों के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन रखे, एंड आफ्टर इनके इंडिया में फैक्टर्स ऑफ सक्सेस क्या है। ऑब्वियसली पूरा का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड ही है, तो इसके ऊपर रिपीटेटिवली बार बार चर्चा तो होगी ही। तो दैट्स आज के लिए बस इतना ही करेंगे। द रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो इंटरलिंकेजेस है दैट आई विल मेक फॉर यू, डोंट वरी। हर एक इंडिपेंडेंट सक्सेसर एंड रिबेल स्टेट में जाएंगे तब उनके रिलेशन भी देखेंगे, एंड आफ्टर हर एक स्टेट ब्रिटिशर्स ने हराया कैसे वो भी देखें। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइज आज के लिए। विल अगेन मीट टुमारो, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कवर अप डांस एज वेल एज फ्रेंच। तो पहले डांस एंड फ्रेंच कवर करेंगे, एंड आफ्टर फिर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर अप एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंड आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड कि जो ब्रिटिशर्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंटिटी इंडिया में बन चुके हैं आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस, how they capitalize the opportunity that was presented to them in between 1750 to 1770 in order to make them a significant power in India. So that will be the flow. तो पहले हम लोगों को अब डेन्स करना है, thereafter we are also going to cover France, फिर Anglo-French rivalry, and thereafter we will go to the condition of India, जिसमें decline of Mughal, successor state, rebel state, and conquest of India. This will be the rough flow henceforth. Again जाने से पहले you will get access to PPT on Telegram channel of ours, that is CSE with Sainil Nagre. And if you want to ask any personal doubt directly to me,
देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइन। यहाँ पे बेसिकली मैं खुद डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा आपको। इट विल टेक एटलीस्ट 7 to 8 days, बट रिप्लाई डेफिनेटली आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस आज के लिए। टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, आई विल मीट यू अगेन टुमारो एट 2 PM। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।